हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड बेसिस सॉल्ट का ये थर्ड लेक्चर है। 2 लेक्चर हम कवर कर चुके हैं इस चैप्टर का। पहले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया था कि एसिड्स क्या होती हैं, बेसिस क्या होते हैं और इंडिकेटर के बारे में पढ़ा था। ठीक है। सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड और बेसिस की। तो एक बार हम सेकेंड लेक्चर का अपना क्विक रिवीजन कर लेते हैं तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो। जैसे हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ हुई, मेटल की रिएक्शन किसके साथ हुई भाई? एसिड के साथ। तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनने वाला है? मेटल की रिएक्शन अगर बेस के साथ हुई तो प्रोडक्ट बताओ भाई। इसके अलावा एसिड और बेस की रिएक्शन हुई तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? इसके अलावा एसिड और मेटल ऑक्साइड ये रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? इसके अलावा बेस और नॉन मेटल ऑक्साइड, बेस और नॉन मेटल ऑक्साइड ये रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? इसके अलावा मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर इनकी रिएक्शन एसिड के साथ करवा दिए तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये हम पढ़े थे सेकेंड लेक्चर में। ठीक है। तो अगर मेटल की रिएक्शन एसिड से होती है सॉल्ट बनेगा। ठीक है। मेटल की रिएक्शन बेस से होगी तब में भी सॉल्ट बनेगा। ये बोलो जितनी भी रिएक्शन है सब में सॉल्ट का फॉर्मेशन होने वाला है। ठीक है, तो लिख दें सब में सॉल्ट। ठीक है। क्या सॉल्ट अकेले ही बनेगा कि कुछ और बनने वाला है? ठीक है, तो सॉल्ट के साथ और भी कुछ बनने वाला है। जैसे मेटल और एसिड की रिएक्शन हुई तो सॉल्ट के साथ क्या रिलीज होगा? यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। मेटल की रिएक्शन जब बेस से हुई तो सॉल्ट के साथ और क्या रिलीज होने वाला है? हाइड्रोजन गैस। एसिड और बेस की रिएक्शन, एसिड और मेटल ऑक्साइड, बेस और नॉन मेटल ऑक्साइड, इन तीनों में सॉल्ट के साथ वाटर रिलीज होगा। क्या रिलीज होने वाला है? वाटर। और लास्ट रिएक्शन में मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन जब एसिड से हुई तो सॉल्ट, वाटर और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड यहां से क्या होगा? रिलीज होगा। ठीक है, तो सॉल्ट तो हो गया प्लस वाटर और एक्स्ट्रा इसमें और क्या जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। बात समझ में आई? ठीक है, चलो सबका एक एक एग्जांपल कर लेते हैं तो आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने ले लिया सोडियम, इसकी रिएक्शन करा दिया हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। सोडियम ले लिया, किससे रिएक्शन करा दिया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। प्रोडक्ट देखो, NaCl प्लस हाइड्रोजन। हमने कैल्शियम लिया, इसकी रिएक्शन करा दिया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। क्या बनेगा? कैल्शियम सल्फेट, बाहर हाइड्रोजन। ठीक है। हमने लिया जिंक, इसकी रिएक्शन करा दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से। क्या बनेगा? यहां पर सॉल्ट बनेगा Na2ZnO2, बाहर हाइड्रोजन। मेटल और बेस, मेटल और एसिड, तो मेटल की रिएक्शन चाहे एसिड से हो चाहे बेस से हो, सॉल्ट और हाइड्रोजन फॉर्म होगा। ठीक है,
चलो ये हो गया। अब इसके अलावा अगर एसिड और बेस की रिएक्शन हो गई, ये बेस हो गया, इसके साथ हमने ले लिया एसिड H2SO4, एसिड और बेस की रिएक्शन हुई, क्या फॉर्म होने वाला है, सॉल्ट फॉर्म होगा और वाटर बाहर जाएगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन अगर एसिड के साथ हुई, मेटल ऑक्साइड है ये, इसकी रिएक्शन अगर एसिड के साथ हुई क्या बनेगा, सॉल्ट फॉर्म होगा, बाहर क्या जाएगा, वाटर जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर बेस की रिएक्शन नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, नॉन मेटल का ऑक्साइड है, तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा CaCO3, बाहर क्या जाने वाला है, वाटर बाहर जाने वाला है। ठीक है, अगर मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ हो गई क्या बनेगा भाई, सॉल्ट CaSO4 और क्या, वाटर और क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप देखो यहां पे कैल्शियम की रिएक्शन इससे करवाया, वही सॉल्ट बना है, कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराया, सेम ऑक्साइड मतलब सेम सॉल्ट बना है, इसमें भी सेम सॉल्ट, इसमें भी सेम सॉल्ट। ठीक है, इसके अलावा देखो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन हमने किससे करवाया, एसिड से करवाया, क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट क्या होगा CaSO4 और क्या बाहर जाएगा, वाटर और क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। बात समझ में आई। तो यार इतना हम पढ़े थे अपने सेकेंड लेक्चर में, ये केमिकल प्रॉपर्टीज हैं किसकी, एसिड और बेसिस की। एक चीज और हमने बताया था, एसिड और बेस जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं। क्या करते हैं, एसिड जो है वो बेस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है और जो बेस है वो एसिड के इफेक्ट को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। तो एसिड और बेस की जो रिएक्शन होती है ये कहलाती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है भैया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, याद रखोगे। तो एसिड्स और बेसिस की जितनी भी रिएक्शन होती हैं सबकी सब क्या कहलाती हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसके अलावा हमने बताया था टाइप्स ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट में आता है। किसमें आता है, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, चलो तो ये तो हम लोग पढ़े थे लास्ट लेक्चर में। आगे बढ़ते हैं आज का टॉपिक। चल तो क्या बोला गया है, जब एसिड और बेसिस को वाटर में मिलाया जाता है तो क्या होता है। ठीक है, हमने ले लिया वाटर, एक बीकर लिया, इसमें पानी ले लिया, क्या ले लिया, इसमें पानी। ठीक है, अगर इसमें हम एसिड डालते हैं तो क्या होगा, ठीक है, या अगर इसमें हम बेस डालें, बेस, तो क्या होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। कोई एसिड है, ले लेते हैं एग्जांपल जैसे एसिड का, जैसे HCl ले लिया, क्या ले लिए हम, HCl। ठीक है, इसको हमने मिलाया वाटर में, किसमें मिलाया, वाटर। ठीक है, कोई भी एसिड ले सकते हो, हमने HCl लिया है, कोई भी एसिड ले सकते हो। जब किसी एसिड को वाटर में आप क्या करोगे, मिक्स करोगे, तो यहां पर हाइड्रोजन आयन रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा, हाइड्रोजन आयन। कोई भी एसिड ले लो, कोई भी एसिड ले लो A to Z, अगर उसे आप वाटर में मिक्स करते हो तो हाइड्रोजन आयन उसमें रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा, हाइड्रोजन आयन। बात समझ में आई। तो भैया यहां पर एसिड है, वाटर में मिक्स किया, क्या रिलीज हो गया, हाइड्रोजन आयन। और क्या बाहर जाएगा, इसमें जो नेगेटिव आयन है या बोलो जो एनायन है वो बाहर हो जाएगा। जैसे यहां पे एनायन कौन है, Cl-।
ये बाहर हो गया, ठीक है। AQ फॉर एक्वस, पहले चैप्टर में पढ़े। तो जितनी भी एसिड्स होती हैं उनमें कॉमन क्या होता है, जितनी भी एनसीईआरटी में बोला गया है कि जितने भी एसिड जितने भी बेसिस होते हैं आखिर उनमें कॉमन क्या होता है। तो अभी हमने क्या बताया था, कोई भी एसिड ले लो, अगर उसको वाटर के साथ मिक्स करते हो तो उसमें हाइड्रोजन आयन रिलीज होगा। हाइड्रोजन आयन की बात कर रहा हूं, हाइड्रोजन गैस नहीं, हाइड्रोजन आयन। और हाइड्रोजन आयन होता क्या है, H+, H- नहीं, ये हाइड्राइड आयन होता है, ये याद रखना। ये हाइड्राइड आयन है, ये हाइड्रोजन आयन है। तो कौन सा आयन रिलीज होने वाला है, हाइड्राइड आयन या हाइड्रोजन आयन? तो हाइड्रोजन आयन, मतलब H+ रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा, H+। तो जितनी भी एसिड्स होती हैं जब उनका हम सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो वो हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं। अगर वो हाइड्रोजन आयन रिलीज ना करें तो भैया तब वो एसिड नहीं होंगी, एसिड नहीं होंगी, ठीक है। या बोलो उनका एसिडिक कैरेक्टर नहीं आएगा। जब तक कोई एसिड हाइड्रोजन आयन रिलीज नहीं करता है तब तक उसका एसिडिक नेचर रिप्रेजेंट नहीं होता है। जैसे बोला जाता है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि ग्लूकोज हो गया, एल्कोहल हो गया, इनमें भी तो हाइड्रोजन है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज जैसे फॉर्मूला याद है, C6H12O6। एल्कोहल ले लो कोई, जैसे CH3CH2OH, ये इथेनॉल है। और इथेनॉल क्या होती है, एक एल्कोहल होती है। ग्लूकोज हो गया, एल्कोहल हो गया, इन दोनों में भी तो हाइड्रोजन है, तो क्या ये एसिड है? तो किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन का पाया जाना ये नहीं बताता है या ये नहीं शो करता है कि वो एसिड होगा। एसिड वो तो एसिड कैरेक्टर उसके अंदर तब आएगा जब उसको आप सॉल्यूशन में बनाते, मतलब उसको जब सॉल्यूशन में डालते हो या वाटर में जब डालते हो या उसका जब सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हो तो हाइड्रोजन आयन रिलीज करे। कौन सा आयन रिलीज करे, हाइड्रोजन आयन। तो क्या ग्लूकोज को और अल्कोहल को आप पानी में डालते हो या इसका जब सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हो तो क्या ये हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा? क्या हाइड्रोजन आयन रिलीज नहीं करेगा। और हाइड्रोजन आयन रिलीज नहीं करेगा तो इसका एसिडिक नेचर नहीं आएगा, क्योंकि एसिड्स तो वही होते हैं जो सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन रिलीज करें। बात समझ में आई? ठीक है। तो किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन का पाया जाना क्या ये बताता है क्या कि वो एसिड है? नहीं। जब तक वो सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन रिलीज नहीं करता है तब तक उसका एसिडिक नेचर रिप्रेजेंट नहीं होता है। तो सभी एसिड्स में कॉमन क्या होता है, हाइड्रोजन आयन। बात समझ में आई? चलो अब बात आती भैया, जैसे ये हाइड्रोजन आयन रिलीज होता है ना, वाटर में हमने डाला एसिड को, हाइड्रोजन आयन रिलीज हो गया। अब हाइड्रोजन आयन का साइज बहुत स्मॉल होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है। अगर इसमें हम प्रोटॉन की बात करें तो कितने प्रोटॉन, एक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन कितने, एक इलेक्ट्रॉन है। जब हाइड्रोजन से आप हाइड्रोजन आयन फॉर्म करते हो तो इसने एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिया, अब इसमें केवल क्या बचा, प्रोटॉन ही तो बचा है। तो इसका साइज क्या है, बहुत स्मॉल है, वेरी स्मॉल इन साइज। तो हाइड्रोजन आयन का साइज क्या होता है, बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, जिसके कारण ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। क्या होता है, अनस्टेबल। और अनस्टेबल होता है तो करता क्या है, ये हाइड्रोजन आयन वाटर के साथ मिलकर के फॉर्म कर लेता है हाइड्रोनियम आयन। क्या फॉर्म कर लेता है, हाइड्रोनियम आयन। एक मिनट रुको यार, तो ये हाइड्रोजन का साइज क्या होता है, बहुत ही स्मॉल होता है, जिसके कारण ये क्या है, अनस्टेबल है। और ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर लेता है, हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला क्या हो गया, H3O+। ये क्या है भैया, हाइड्रोनियम आयन, याद रखना ये हाइड्रोनियम आयन है, ठीक है। तो क्या जब हम एसिड को वाटर में मिलाएंगे तो हाइड्रोजन आयन जो रिलीज होता है क्या वो H+ के फॉर्म में ही उसमें रहेगा? क्या नहीं, इस फॉर्म में नहीं रहेगा, वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मेनली हाइड्रोनियम आयन में। क्यों?
पूछा जा सकता है क्योंकि हाइड्रोजन का साइज बहुत स्मॉल होता है, जिसके कारण वो क्या है, अनस्टेबल है। क्या है, अनस्टेबल। बात समझ में आई। तो अगर आप वहां पे लिखते हो, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है H+AQ, आप यहाँ पे अगर केवल H+ लिख देते तो वो सही नहीं होता। तो अगर आपको हाइड्रोजन आयन को रिप्रेजेंट करना है तो ये तो आप लिखोगे H3O+ या H+AQ। बात समझ में आई इतनी? ठीक है। तो जितनी भी एसिड्स है सब में कॉमन क्या है, हाइड्रोजन आयन। जब हम एसिड को वाटर में मिक्स करते हैं तो वो रिलीज क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन। ठीक है। तो यहां पे हम एक पॉइंट लिख सकते हैं क्या, ऑल एसिड्स releases hydrogen ion in water। All acids releases hydrogen ion in water। बात समझ में आई? चलो अब भैया जो बेसेस होते हैं, एसिड तो समझ में आ गया कि जितनी भी एसिड्स हैं जब इनको वाटर में मिक्स करते हैं तो हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं। तो बेसेस क्या करते हैं, देखो जरा। जैसे हम बेस ले लें, कौन सा ले लें, NaOH ले लें। बेस है एक, इसको हमने मिक्स किया किसमें, वाटर में। यहां पे देखो क्या होगा, यहां पे Na+AQ प्लस OH-। कोई और बेस ले लें, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको अगर वाटर में मिक्स किया तो भैया, तो कैल्शियम AQ मतलब एक्वस OH-। तो जितने भी बेसेस होते हैं ये सॉल्यूशन में OH- रिलीज करते हैं। ठीक है। तो यहां पर बेसेस रिलीज OH- आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो बेसिस क्या रिलीज करते हैं, OH- रिलीज करते हैं। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। तो एसिड सॉल्यूशन में H+ आयन रिलीज करते हैं, जो बेसिस हैं वो सॉल्यूशन में OH- रिलीज करते हैं। क्या H+ के फॉर्म में पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा। वो हाइड्रोनियम आयन फॉर्म कर लेगा। क्या फॉर्म कर लेगा, हाइड्रोनियम आयन, ड्यू टू देयर स्मॉल साइज। तो स्मॉल साइज होने के कारण हाइड्रोजन आयन बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, जिसके कारण वो वाटर के साथ कंबाइन होकर के क्या फॉर्म कर लेता है, हाइड्रोनियम आयन फॉर्म कर लेता है। इतनी बात समझ में आई। तो सभी एसिड में कॉमन क्या है, H+ आयन। सभी बेसिस में कॉमन क्या है, OH- आयन, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन। क्या हाइड्रोजन का पाया जाना किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी केमिकल में हाइड्रोजन का पाया जाना क्या ये बताता है क्या कि वो एसिड होगा, नहीं। एसिड कैसे रिप्रेजेंट होगा, जब वो सॉल्यूशन में H+ आयन रिलीज करे। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है उसका नेचर कैसा आएगा, एसिडिक आएगा। अगर हाइड्रोजन आयन रिलीज नहीं करता तो एसिडिक नेचर नहीं होगा। बात समझ में आई? चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम एल्कली की। किसकी बात करते हैं, एल्कली की। आखिर एल्कली क्या होते हैं, ऐसे बेसिस जो वाटर में सॉल्युबल हो, ऐसे बेसिस जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं वो एल्कली कहलाते हैं। और जितने बेस होते हैं सभी वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। सभी बेसिस वाटर में सॉल्युबल है क्या, नहीं। ठीक है। तो एल्कली क्या है, दोज बेसिस which are soluble in water are called alkali। तो ऐसे बेसिस जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एल्कली कहलाते हैं। क्या सारे बेसिस वाटर में सॉल्युबल है, तो सारे बेसिस वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। ठीक है। तो क्या एक पॉइंट यहां पे लिख सकते हैं क्या, ऑल बेसिस आर नॉट
soluble in, ठीक है, तो सभी बेसिस वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। अब ये जो एल्कली होते हैं ये सोपी टच के होते हैं। एल्कली आर सोपी इन टच, और वैसे भी यार जितने बेसिस होते हैं सब सोपी टच के होते हैं। किस टच के होते हैं? सोपी टच के होते हैं। तो एल्कली क्या होते हैं? सोपी टच के होते हैं एंड कोरोसिव इन नेचर, कोरोसिव इन, बात समझ में आई? तो ये हो गया एल्कली, ठीक है। तो एल्कली क्या होते हैं? ऐसे बेसिस जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं वो एल्कली कहलाते हैं। सभी बेसिस वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, ठीक है। और जो एल्कली होते हैं वो सोपी टच के होते हैं, इसके अलावा वो हाईली कोरोसिव होते हैं। तो क्या हमें कभी इनको टेस्ट करना चाहिए? क्या कभी टेस्ट नहीं करना चाहिए। इतनी बात समझ में आई? चल नेक्स्ट बात करते हैं हम डाइल्यूशन की। किसकी बात करते हैं भाई? डाइल्यूशन की बात करते हैं। डाइल्यूशन होता क्या है? डाइल्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो डाइल्यूशन क्या बताओगे? मिक्सिंग ऑफ एसिड्स और बेसिस with water is called dilution। एसिड को या बेस को वाटर में जब मिक्स करते हैं तो ये जो प्रोसेस होती है वही क्या कहलाती है? डाइल्यूशन कहलाती है। और जो डाइल्यूशन होती है हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। डाइल्यूशन of acids and bases are highly exothermic process। तो चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, जब इनका हम डाइल्यूशन करते हैं, मतलब जब इसमें हम वाटर मिक्स करते हैं तो इसमें क्या होती है? लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है? लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज होती है। इसीलिए हमें रिकमेंड किया जाता है कि जब हम डाइल्यूशन कर रहे हो, चाहे एसिड का चाहे बेस का, तो डाइल्यूशन करना कैसे चाहिए? हमें कभी भी एसिड में वाटर नहीं मिक्स करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये डाइल्यूशन प्रोसेस होती है हाईली एक्सोथर्मिक होती है। अगर हम एसिड में वाटर मिक्स करते हैं तो वहां पर लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज होने वाली है, जिसके कारण जब हीट रिलीज होगी तो बाहर जाने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो वो क्या कर देगी? सॉल्यूशन को बाहर की तरफ फेंकेगी, और सॉल्यूशन को बाहर की तरफ फेंकेगी तो सॉल्यूशन हमारे ऊपर भी आ सकता है, जिसके कारण हम जल सकते हैं। इसके अलावा जिस कंटेनर में हम ये प्रोसेस कर रहे हैं वो बस्ट भी हो सकता है। क्या हो सकता है? बस्ट हो सकता है, जिसके कारण हमें कभी भी एसिड में वाटर नहीं मिक्स करना चाहिए। एसिड में वाटर नहीं मिक्स करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? क्या हम डाइल्यूशन नहीं करेंगे? डाइल्यूशन करेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे? वाटर लेंगे, उसमें क्या डालेंगे? एसिड। अब ऐसा नहीं कर दो भैया कि वाटर ले लो पूरी एसिड उसमें डाल दो जितने की डाइल्यूशन करना है, नहीं। हमने वाटर लिया, उसमें स्मॉल अमाउंट में हम क्या ऐड करेंगे? स्मॉल अमाउंट में एसिड ऐड करेंगे और उसको कॉन्टिन्यूअस स्टिर करते रहेंगे, ताकि जो हीट रिलीज हो वो एस्केप हो जाए और हमें कोई हार्म ना हो। बात समझ में आई? तो हमें वाटर में एसिड मिक्स करना चाहिए कि एसिड में वाटर मिक्स करना चाहिए? अब कहोगे कुछ ऐसे भी होंगे महान बच्चे जो कहेंगे भैया दोनों प्रोसेस तो सेम है, चाहे आप एसिड में वाटर मिक्स करो चाहे वाटर में एसिड मिक्स करो, यहां पर दोनों सेम नहीं होने वाला है। यहां पर दोनों सेम नहीं होने वाला है। बात समझ में आई? ठीक है, चलो। तो जो डाइल्यूशन करते हैं हमें क्या करना चाहिए? एसिड में वाटर मिक्स करना चाहिए कि वाटर में एसिड मिक्स करना चाहिए? तो हम क्या करेंगे? वाटर में एसिड मिक्स करेंगे, वो भी स्लोली स्लोली।
वो भी स्लोली स्लोली, ठीक है। और वहां पर धीरे धीरे मिक्स करेंगे। इसके अलावा उसको हम स्टिर भी करते रहेंगे ताकि जो हीट रिलीज हो रही है वो स्केप हो जाए और हमें कोई हार्म ज्यादा ना हो, ज्यादा नहीं, कोई हार्म ही नहीं होगा इसमें, ठीक है। चलो भैया, तो जैसे यहां पे क्वेश्चन आता है कि हमें एसिड में वाटर नहीं मिलाना चाहिए, रीजन बताओ। एसिड में वाटर नहीं मिलाना चाहिए, रीजन बताओ। तो क्या बताओगे कि हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। अगर हम एसिड में वाटर मिक्स करेंगे तो वहां पे लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज होगी, जिसके कारण वो जो सॉल्यूशन है वो हमारे ऊपर आ सकता है, ठीक है, हम जल सकते हैं। इसके अलावा जो लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज होती है वो कंटेनर को क्या कर देगी, बर्स्ट कर सकती है, जिसके कारण प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेसिस सॉल्यूशन। जो एसिड और बेस के सॉल्यूशन होते हैं, क्या सारी एसिड का जो सॉल्यूशन है या सारे बेसिस के जो सॉल्यूशन होते हैं, क्या सभी की स्ट्रेंथ सेम होती है? अगर सेम नहीं होती या सेम होती है तो हम पहचानेंगे कैसे? हम ये कैसे जानेंगे कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, वो स्ट्रांग है या वीक है? तो ये जानने के लिए हम यूज करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर्स का। इसके अलावा पीएच स्केल्स आती हैं। पीएच स्केल से हम ये बताते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, ठीक है। अब पीएच क्या होता है भैया? ठीक है, पीएच स्केल, पीएच को मेजर करने वाली स्केल, ये तो ठीक है, लेकिन पीएच का मतलब क्या है? पीएच का मतलब क्या है? जो पीएच होता है ये मेजर करता है हाइड्रोजन की पोटेंशियल, ठीक है। तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पीएच फॉर क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो हम कैसे स्ट्रेंथ मेजर करते हैं एसिड और बेसिस की? तो उनका हम क्या मेजर करते हैं? पीएच मेजर करते हैं। पीएच में हम क्या देखेंगे? हाइड्रोजन आयंस देखते हैं। चलो ठीक है, देखते हैं पीएच में क्या होता है। जो पीएच स्केल होती है उसमें 0 से लेकर 14 तक मार्किंग होती है। पीएच स्केल पर 0 से लेकर 14 तक क्या होती है? मार्किंग होती है, ठीक है। 0 हो गया, 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो पीएच स्केल पर 14 तक मार्किंग होती है, 0 से लेकर 14 तक मार्किंग है। पीएच 7 जो होता है ये न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। कैसा? न्यूट्रल। अगर कोई सॉल्यूशन है उसका पीएच 7 से ज्यादा है, पीएच 7 से अगर ज्यादा है तो बेसिक नेचर। इसके अलावा अगर पीएच 7 से कम है तो एसिडिक नेचर, ठीक है। तो अगर पीएच कितना है? 7 है तो न्यूट्रल, 7 से कम एसिड, 7 से ज्यादा बेस। अब 7 से जितना ज्यादा आप 0 की तरफ बढ़ते जाओगे उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होती चली जाएगी किसकी? एसिड्स की। मतलब एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है जब पीएच डिक्रीज होता है। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगी उनका पीएच क्या होता है? कम होता है। तो जितना कम पीएच उतनी ज्यादा एसिड की स्ट्रेंथ। और बेस में बात करें तो जितना ज्यादा पीएच उतना ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ, लेकिन 7 के बाद, 7 के बाद जितना ज्यादा पीएच उतना ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ। क्यों? क्योंकि 7 के बाद हम आगे बढ़ते चले जाते हैं राइट में तो बेसिक नेचर इंक्रीज होता है। 7 से जब हम लेफ्ट की तरफ बढ़ते आते हैं तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है, ठीक है। तो देखो यार, जब हम इधर बढ़ते चले जाएंगे 7 से तो क्या होगा? एसिडिक नेचर क्या होगा? एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा। अगर हम 7 से इस तरफ बढ़ रहे हैं, राइट की तरफ बढ़ रहे हैं,
तो बेसिक नेचर इंक्रीज होगा। कौन सा नेचर इंक्रीज होगा? बेसिक नेचर। अब एसिडिक नेचर इधर इंक्रीज हो रहा है, इधर कौन सा नेचर हो रहा है? बेसिक नेचर इंक्रीज हो रहा है। और 7 पे न्यूट्रल, 7 पे कैसा? न्यूट्रल। चलो आओ देखो, इसके अलावा जो हम 7 से इधर की तरफ बढ़ते आएंगे, लेफ्ट की तरफ बढ़ते आएंगे, तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। इंक्रीज इन H प्लस आयन कंसंट्रेशन। कब? जब हम 7 से 0 की तरफ आ रहे हैं, और जब हम 7 से 14 की तरफ जाएंगे तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा। तो क्या भैया जितनी एसिड्स होती है, जो बेसिस होते हैं, सब में हाइड्रोजन आयन होता है? तो हाँ, बेसिस में भी हाइड्रोजन आयन होता है, लेकिन उनका अमाउंट क्या होता है? कम होता है। अमाउंट क्या होगा? बहुत कम होगा। बात समझ में आई? फिर से देखना, पीएच पे जो पीएच स्केल आती है, मार्किंग 0 से 14 तक रहती है। पीएच 7 न्यूट्रल सॉल्यूशन, पीएच 7 से 0 की तरफ बढ़ रहा है तो एसिडिक सॉल्यूशन, पीएच 7 से 14 की तरफ जा रहा है तो बेसिक सॉल्यूशन। जितना ज्यादा हम 7 से राइट की तरफ बढ़ते जाएंगे, बेसिक नेचर इंक्रीज होगा। जितना ज्यादा हम 7 से लेफ्ट की तरफ आएंगे, एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा। समझ में आया? आ जाओ भैया, अब हम बात करते हैं कुछ सॉल्यूशन के पीएच के बारे में। एक चीज उसके पहले, यहां पे देख लेना, ये लिख लेना, पीएच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। ये इनवर्सली कहने का मतलब 1 में अगर लिखा है तो इसको बोलते हैं इनवर्स। इनवर्सली में क्या होता है? अगर एक बढ़ेगा, ये बढ़ रहा है तो ये घटेगा, अगर ये बढ़ रहा है तो ये क्या होगा? घटेगा। तो पीएच ज्यादा H प्लस कम, ठीक है? या H प्लस ज्यादा तो पीएच कम। नहीं समझ में आया? ठीक है, देखो, जैसे मेरे पास दो सॉल्यूशन है, ये A नाम का है, दूसरा मेरे पास B नाम का सॉल्यूशन है। इसका जो पीएच है वो है 3, इसका पीएच 5। चलो अब इसमें बताओ किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ए वाले की कि बी वाले की? कौन सा सॉल्यूशन है जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है? तो अभी हमने क्या बताया था, 7 से जितना हम 0 की तरफ बढ़ते जाएंगे उतना एसिडिक नेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो 7 से ज्यादा 6 एसिडिक नेचर, 6 से ज्यादा 5, 5 से ज्यादा 4, 4 से ज्यादा 3, 3 से ज्यादा 2, 1, 0। ठीक है, तो जिसका पीएच कम उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। तो पीएच कम किसका है? इसका है। ठीक है, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक, अब एक चीज, जो एसिड है ये अभी हमने क्या बताया था, वाटर में H प्लस आयन रिलीज करते हैं। अब जितनी एसिड है सब वाटर में H प्लस आयन रिलीज करती हैं, तो सभी का स्ट्रेंथ क्या सेम होगा? नहीं। कुछ एसिड होती हैं जो ज्यादा H प्लस आयन रिलीज करती हैं, कुछ एसिड्स होती हैं जो कम H प्लस आयन रिलीज करती हैं। तो जो एसिड का स्ट्रेंथ होता है वो हाइड्रोजन आयन से डिसाइड होता है। अगर हाइड्रोजन आयन ज्यादा रिलीज करेंगी एसिड्स, उनका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। हमने दो एसिड लिया, एक ने हाइड्रोजन आयन ज्यादा रिलीज किया, दूसरे ने हाइड्रोजन आयन कम रिलीज किया, तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा? जिसने हाइड्रोजन आयन ज्यादा रिलीज किया। तो आप लिख सकते हो क्या, मोर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, मोर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, more is the acidic strength, more is the acidic strength। मतलब कहने का
जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा H प्लस आयन का उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी और उतना ही कम पीएच, उतना ही कम पीएच, क्योंकि एसिडिक नेचर ज्यादा तो पीएच कम, और एसिडिक नेचर ज्यादा कब होगा? जब H प्लस आयन ज्यादा होगा। बात समझ में आई? तो H प्लस आयन ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, पीएच कम। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं ना, H प्लस आयन ज्यादा तो पीएच कम। बात समझ में आई? ठीक है, फिर से एक बार देख लो। H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा, ऊपर का साइन मतलब ज्यादा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? ज्यादा। H प्लस आयन ज्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है तो पीएच कम होगा। इसको भी नहीं देखो, इन दोनों को अब देखो। एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, पीएच कम, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, पीएच कम। और इन दोनों को देखो, H प्लस आयन ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो गई? ज्यादा हो गई। तो इसको और इसको कंपेयर करो। अगर H प्लस आयन ज्यादा, पीएच कम। समझ में आ गया होगा अब तो? ठीक है, मतलब H प्लस आयन ज्यादा होगा तो पीएच क्या होगा? कम होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक, कोई दिक्कत? आ जाओ भैया। अब आगे बात करते हैं। जैसे यार हमें कुछ यहां पर सॉल्यूशंस दिए गए हैं, जो कुछ केमिकल्स दिए गए हैं, उनका हमें पीएच याद रखना है। क्या याद रखना है? पीएच। ठीक है, जैसे अगर वैसे तो शायद यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई दे रहा है? एक मिनट, नहीं सही से नहीं आ रहा है। यहां पे पीएच दिया गया है गैस्ट्रिक जूस, लेमन जूस, प्योर वाटर और ब्लड का। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। इन सब का हमें पीएच याद रखना है। एनसीईआरटी में दिया है, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो गैस्ट्रिक जूस का पीएच 1.2, लेमन जूस का पीएच 2.2, ब्लड या प्योर वाटर का पीएच 7.4, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच 10 और सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन का पीएच 14। तो यार ये आपको याद रखना है। गैस्ट्रिक जूस का पीएच 1.2 के आसपास होता है, अलग अलग बुक्स में अलग हो सकता है। हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे। किसके अकॉर्डिंग चलेंगे? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो गैस्ट्रिक जूस का पीएच 1.2, लेमन जूस का पीएच कितना? 2.2, प्योर वाटर ले लो या ब्लड, हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है उसका जो पीएच है वो कितना होता है? 7.4। या जो प्योर वाटर होता है उसका भी पीएच कितना होता है? 7.4 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका पीएच कितना होता है? 10। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड एसिड एंड एसिड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन होता है MgOS, इसका ये सॉल्यूशन होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एंड एसिड की तरह वर्क करता है। इसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, उसका पीएच कितना होगा? 14 होगा। तो ये याद रख लेना यार। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ एसिड्स। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन के बेसिस पे, हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन के बेसिस पे जो एसिड्स होती हैं उनको दो कैटेगरी में मेनली हम क्लासिफाई करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग या वीक बोल सकते हो आप। ठीक है, या बोलो कि ऑन द बेसिस ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिड्स इन वाटर, एसिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। मतलब कोई एसिड को जब आप पानी में डालते हो तो उनका कंप्लीट डिसोसिएशन होता है या इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होता है। इसके बेसिस पे जो एसिड्स होती हैं इनको 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया।
पहला वो जिनका कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, दूसरी वो जिनका इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होता है। तो कंप्लीट डिसोसिएशन जिन एसिड का होता है वाटर में डालने के बाद उनको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, जिनका इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होता है उनको बोलते हैं वीक एसिड। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ एसिड, पहला स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा वीक एसिड। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या होता है, कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, कंप्लीट डिसोसिएशन टेक्स प्लेस ठीक है, जबकि वीक एसिड में इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होता है, इन कंप्लीट डिसोसिएशन टेक्स प्लेस। ठीक है, अगर कंप्लीट डिसोसिएशन होगा तो हाइड्रोजन आयन ज्यादा रिलीज होगा, हैव मोर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। ठीक है, और यहां पर लेस कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस। वैसे भी यार अगर डिसोसिएशन ज्यादा होगा तो हाइड्रोजन आयन ज्यादा रिलीज होगा, अगर डिसोसिएशन कम होगा तो हाइड्रोजन आयन कम रिलीज होगा। तो ऐसी एसिड जिनका डिसोसिएशन ज्यादा होता है, बोलो जिनका कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होती हैं, और ऐसी एसिड्स जिनका इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होता है वो वीक एसिड होती हैं। तो जिनका कंप्लीट डिसोसिएशन होगा उसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, जिनका इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होगा उनमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम होगा। तो ये एसिड के क्या हो गए, टाइप्स हो गए ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिसोसिएशन इन वाटर। कंप्लीट डिसोसिएशन स्ट्रॉन्ग एसिड, इनकम्प्लीट डिसोसिएशन वीक एसिड। कंप्लीट डिसोसिएशन तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा, इनकम्प्लीट डिसोसिएशन तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम। ठीक, चलो इसके अलावा और थोड़ा सा बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड के बारे में। टाइप्स, ये भी टाइप्स होती है एसिड्स की, टाइप्स ऑफ एसिड्स। मिनरल एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, जैसे मिनरल एसिड में हो गया HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, कार्बोनिक एसिड हो गया, एटसेट्रा। ये सारी एसिड किस में आती हैं, मिनरल एसिड में। ऑर्गेनिक एसिड में जैसे एग्जांपल्स मिथेनोइक एसिड हो गया, इथेनोइक एसिड हो गया, प्रोपेनोइक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया, एटसेट्रा। ये सारी कौन सी एसिड होती हैं, ऑर्गेनिक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड कैसी एसिड होती हैं, ऐसी एसिड्स जिनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या करते हो, एक्सट्रैक्ट करते हो, वो कौन सी हो जाएंगी, ऑर्गेनिक एसिड्स हो जाएंगी। और इनको मेनली हम कहाँ से फॉर्म करते हैं, कहाँ पे बनाते हैं, लैब्स वगैरह में।
ठीक है। चलो, और जो ऑर्गेनिक एसिड होती है वीक एसिड होती है, और इनकी तुलना में जो मिनरल एसिड होती है ये स्ट्रॉन्ग एसिड होती है। इनका जो डिसोसिएशन होता है वाटर में वो कंप्लीट नहीं होता है, ये वीक एसिड में हमेशा आएंगी, कभी स्ट्रॉन्ग एसिड ये नहीं होती है इनकी तुलना में। मेनली की बात कर रहे हैं, क्योंकि मिनरल एसिड में भी स्ट्रॉन्ग और वीक होते हैं। जैसे यहाँ पे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, ये स्ट्रॉन्ग एसिड में है और ये वीक एसिड में, ठीक है। तो एसिड्स के टाइप में वैसे तो ये पूछा नहीं जाएगा जहाँ तक है, एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन हम देख लिए कि मिनरल एसिड भी होती है और ऑर्गेनिक एसिड होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म से इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, इनको हम लैब वगैरह में फॉर्म करते हैं, ठीक है। इनकी तुलना में मेनली इनकी स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती है, मेनली कम होती है, ठीक है। चलो, याद रहे तो ठीक है, ना याद रहे तो कोई बात नहीं, चांसेस बहुत कम है पूछे जाने के। चलो, अब यहां पर कुछ कंपाउंड दिए गए, इनमें आपको बताना है कौन सी एसिड पाई जाती है, ठीक है। हाँ, एसिड कौन सी पाई जाती है, जैसे विनेगर, विनेगर में कौन सी एसिड होती है, एसिटिक एसिड होती है। टोमेटो में कौन सी एसिड होती है, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड होती है, ठीक है। इसके अलावा टैमरिन में कौन सी होती है, टार्टेरिक एसिड, ठीक है। ऑरेंज में कौन सी एसिड होती है, सिट्रिक एसिड, ठीक है। तो याद रखना, विनेगर में कौन सी एसिड होती है भैया, एसिटिक एसिड। ऑरेंज में सिट्रिक एसिड, टैमरिन में टार्टेरिक एसिड, ठीक है। टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। मिल्क में मतलब सॉर मिल्क मतलब कर्ड में कौन सी होती है, कौन सी एसिड होती है, लैक्टिक एसिड। लेमन में कौन सी होती है, सिट्रिक एसिड। आंट स्टिंग में फॉर्मिक एसिड, नेटल स्टिंग में फॉर्मिक। तो ये आपको याद रखना है। कुछ यहाँ पे क्या बोलते हैं, आपको सब्सटेंस दिए गए हैं, या बोलो कि कुछ आपको सोर्सेस हैं, ठीक है। इनमें बताना है कौन सी एसिड पाई जाती है, ठीक है। तो देख सकते हो सारे लिविंग चीज़ों से है, लिविंग चीज़ों से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। अभी हम बता रहे हैं कि ऑर्गेनिक एसिड हम लिविंग एसिड से निकालते हैं, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से मेनली एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये सारी ऑर्गेनिक एसिड में आती हैं, किसमें आती हैं, ऑर्गेनिक एसिड में, ठीक है। चलो, इतना समझ में आ गया भाई। नेक्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। तो ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अदरवाइज लेक्चर बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। बाकी का पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।